नमस्कार। संसद प्रांगण से दूरदर्शन की ओर से मैं ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत आपका अभिनंदन करता हूं। आधुनिक भारत के इतिहास में 2 अक्टूबर अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी दिन 1869 में हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। इसी दिन 1904 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ। आज 2 अक्टूबर 1993 को यह एक सुखद संयोग है कि संसद प्रांगण में महात्मा गांधी की प्रतिमा का और केंद्रीय कक्ष में लोकप्रिय लाल बहादुर शास्त्री के चित्र का अनावरण राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा करेंगे। गांधी जी की आज 124वीं जयंती है और शास्त्री जी की 89वीं। राष्ट्रपति अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पधारेंगे। इस सफ़ेद पर्दे के पीछे है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा। भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, उनके बाएं तरफ हैं प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव और ज्ञानी जी के दाहिने तरफ लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल। पाटिल जी के दाहिने तरफ दलाई लामा, श्री चंद्रशेखर भूतपूर्व प्रधानमंत्री, श्री चौहान जी, श्री विद्याचरण शुक्ल जी और धोती कुर्ता में श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे बात कर रही हैं श्रीमती नजमा हेपतुल्ला। और उसी पंक्ति में अंत में आडवाणी जी, संसद भवन के इस प्रांगण में बस अब कुछ ही क्षणों में राष्ट्रपति के आने पर उसका अनावरण किया जाएगा। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनकी अगवानी की उपराष्ट्रपति डॉक्टर नारायणन और प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव ने। श्रीमती विमला शर्मा राष्ट्रपति के पीछे। अभिवादन के पश्चात प्रतिमा की ओर। यह प्रतिमा जिसका अनावरण इस समय राष्ट्रपति करने जा रहे हैं, इसकी ऊंचाई 16 फीट है, लगभग 5 मीटर, और चौड़ाई और मोटाई में 10 गुणा 10 फीट। विशाल मूर्ति, वजन 8 टन, कांस्य की प्रतिमा है और वह शुभ घड़ी आ पहुंची। इस प्रतिमा को मूर्तिकार श्री राम सुतार ने बनाया है। The President, Dr. Shankar Dayal Sharma, is unveiling Mahatma Gandhi's statue here. It's 16 feet high, almost 5 meters, 10 feet by 10 feet, and it weighs 8 tons. It's made of bronze. Sculptor Shri Ram Sutar. और अब पुष्पांजलि। भारत के प्रथम नागरिक हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अन्य व्यक्तियों की अगवानी कर रहे हैं और अर्पित करेंगे बापू को, हमारे राष्ट्रपिता को, श्रद्धा के सुमन। श्रीमती विमला शर्मा, राष्ट्रपति की पत्नी, ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। उपराष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायणन, प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव, लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल, Mahatma Gandhi, born on 2nd October 1869,
in Kathiawar, Gujarat. He became a martyr in the cause of universal love on 30th January 1948 in New Delhi. महात्मा गांधी के अत्यंत प्रिय भजन की धुन। वैष्णो जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। Mahatma's life was dedicated to the cause of peace, non-violence, ahimsa, insistence on truth, satyagraha, and universal brotherhood, Vasudhaiv Kutumbakam. Caste, creed, race, and religion must not put a barrier in the path of progress. Mahatma Gandhi relentlessly waged a war against atrocity and oppression, be it Charlestown in South Africa or Champaran in Bihar. Ultimately, the truth prevailed. Gandhiji lived the life of an ascetic. Gandhiji had malice for none and charity for all. अत्यंत सौम्य मूर्ति, ध्यान मुद्रा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। 124वीं जयंती। संसद प्रांगण के बाहर से अब दूसरा आज का अनावरण है चित्र का, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का। और यह संसद के केंद्रीय कक्ष में महात्मा गांधी का चित्र मंच के ऊपर, इसे सर ऑसवाल्ड बर्ली ने तैयार किया था और संविधान सभा के सदस्य श्री ए.पी. पट्टानी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। सेंट्रल हॉल संसद का ये गोलाकार है, भव्य है। भारतीय इतिहास में समय समय पर हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन का यह प्रत्यक्षदर्शी है। संविधान का निर्माण इसी सेंट्रल हॉल में हुआ था। संविधान सभा की बैठकें यहीं पर 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक हुई थी। ये गुंबज का आंतरिक रूप अत्यंत भव्य। दोनों सदनों के सदस्यों को, विदेशों के गणमान्य राज्य प्रमुख और राज्याध्यक्षों को इसी केंद्रीय कक्ष में संबोधित करने का शुभ अवसर मिलता है। सामान्य दिनों में सांसद आपस में अनौपचारिक चर्चा और बातचीत के लिए इसी सेंट्रल हॉल का उपयोग करते हैं। दीवारों पर गणमान्य राष्ट्रीय नेताओं के चित्र हैं और अविभाजित भारत के 12 प्रांतों के प्रतीक। इन्हीं गणमान्य व्यक्तियों के बीच चित्र लगेगा लाल बहादुर शास्त्री जी का। पहला चित्र तो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी का था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। उसके बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 12 वर्ष तक इस देश के राष्ट्रपति रहे। और अभी जिसका अनावरण नहीं हुआ है वो चित्र उसके बाद ही लगा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, श्रीमती सरोजनी नायडू, भारत की कोकिला, आचार्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और बाबा साहेब B.R. अम्बेडकर, देशबंधु चित्तरंजन दास, लाल बाल पाल के महत्वपूर्ण नेता भारतीय स्वाधीनता संग्राम के।
संसद सदस्य दोनों सदनों के, लोकसभा और राज्यसभा के अपने अपने स्थानों पर विराजमान हैं। राष्ट्रपति बाहर के प्रांगण से चल करके अब औपचारिक रूप से संसद के केंद्रीय कक्ष में पहुंचेंगे। इसी संसद भवन के केंद्रीय कक्ष के मुख्य द्वार पर अनेक लोकोक्तियां और हमारे साहित्य के श्लोक लिखे हुए हैं जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। केंद्रीय कक्ष वायु शीतित है, एयर कूल्ड है, किंतु वातानुकूल नहीं है, इसीलिए पंखे चल रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र का अनावरण होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल से अपने लगन, परिश्रम और निष्ठा से वे ऊपर उठे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बने, दूसरे प्रधानमंत्री। उनका सर्वप्रिय नारा जय जवान जय किसान, जो उन्होंने दिया था 1965 में जब भारत पाक संघर्ष हुआ था। 1965 के भारत पाक संघर्ष में भारत की विजय का श्रेय शास्त्री जी को जाता है। सशस्त्र सेनाओं को उन्होंने प्रेरणा दी थी। युद्ध में सशस्त्र सेनाओं को रणनीति निर्धारित करने की पूरी स्वाधीनता दी उन्होंने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके भारतीय सेना ने लाहौर की ओर कूच किया था, क्योंकि पाकिस्तानी सेनाएं छम्ब जौरिया में आकर के कश्मीर की ओर कूच कर रही थी। और रणनीति तो यही है कि जो हमारा शत्रु है, विपक्षी है, उस पर वहीं आक्रमण करो जहां हम सशक्त हैं और वो अशक्त है। यही नीति थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। अत्यंत सादगी पसंद, दोनों भोजन और पहनावे में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस देश को स्वाधीनता के पहले और स्वाधीनता के बाद उन सीमाओं तक पहुंचाया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही तो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। और इसकी एक किंवदंती है जो सत्य कथा पर आधारित है कि एक बार जब शास्त्री जी कश्मीर जा रहे थे तो नेहरू ने उन्हें अपना ओवरकोट पहनने को दिया और कहा, लाल बहादुर, आज से ये कोट तुम्हारा है। राष्ट्रपति केंद्रीय कक्ष की ओर आते हुए औपचारिक रूप से सबसे आगे उनके 2 एडीसी, सफेद पोशाक में नौसेना के और लगभग हरी पोशाक में थल सेना की। उपराष्ट्रपति के पीछे लोकसभा के अध्यक्ष और फिर राष्ट्रपति। श्री विद्याचरण शुक्ल, और केंद्रीय कक्ष में अब राष्ट्रपति का आगमन। हल्की सी मूर्ति आपने देखी थी, वो चंद्रगुप्त मौर्य के बालपन की थी।
बांसुरी बजाते हुए जहां उन्होंने कल्पना की थी और उस कल्पना को साकार रूप दिया विशाल भारत, सुदृढ़ भारत का। केंद्रीय माननीय कक्ष में प्रवेश। सभासदों, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय सभासद खड़े हो गए। उन्हें सूचित किया गया, माननीय राष्ट्रपति जी। The fanfare. राष्ट्रीय धुन कोर ऑफ सिग्नल्स के बैंड ने बजाई। Our lives, we face joys and sorrows. What has happened in Latur and Usmanabad district of Maharashtra is a very big tragedy. Lives in very big numbers have been lost. Properties have been destroyed. The government of India and the government of Maharashtra and other organizations and the people have been doing their best to help those who have suffered. We would not fail the people who are undergoing the ordeal. Together, we would do our best to lessen their difficulties. From this hall, we would like to send our heartfelt condolences and sympathies to all those who have suffered in this calamity. For this purpose, if the respected Rashtrapati ji, respected Uparashtrapati ji, respected Pradhan Mantri ji and other dignitaries stand in silence for a while, here it would symbolize the homage paid by the nation to the persons who have lost their lives. May I now request you please to stand for a while. May I request you please to take.
Esteemed President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma ji, esteemed Vice President of India, Sri K.R. Narayanan ji, esteemed Prime Minister, Sri P.V. Narasimha Rao ji, esteemed Speaker of Lok Sabha, Sri Shivaraj V. Patil ji, distinguished guests, Excellencies, ladies and gentlemen. I deem it a matter of singular privilege and honor to present on behalf of Lal Bahadur Shastri National Memorial Trust the portrait of our former Prime Minister, Sri Lal Bahadur Shastri, to the Parliament of India. On behalf of the Lal Bahadur Shastri National Memorial Trust and on my own behalf, I thank esteemed Rashtrapati ji for very kindly agreeing to unveil the portrait to adorn this historic Central Hall. We are grateful to the Honorable Speaker and the General Purpose Committee of Parliament to have decided for installation of the portrait of Sri Shastri ji in the Central Hall. We are thankful to the Vice President of India and the Prime Minister and other dignitaries for gracing this solemn occasion. Shastri ji was a great son of India. He was a symbol of the best in our culture and heritage. Modesty, simplicity, and determination were outstanding qualities in him which endeared him to vast millions of our countrymen. The portrait of Shastri ji will truly continue to inspire us and future generations. May I express our grateful thanks to Sri Anil Shastri particularly and all other members of the family of Shastri for their cooperation. We also congratulate and thank the artist Sri Vidya Bhushan. Thank you. Respected Rashtrapati ji, respected Uparashtrapati ji, respected Pradhan Mantri ji, respected Gyani Jail Singh ji, honorable ministers, honorable members of the Parliament, honorable members of the families of Gandhi ji and Shastri ji, honorable members of diplomatic corps, learned members of the media, learned officers, other ladies and gentlemen. We are grateful to Rashtrapati ji for unveiling the statue of Mahatma Gandhi in front of gate number 1 of the Parliament, and also for agreeing to unveil the portrait of Lal Bahadur Shastri ji in this Central Hall. In putting up the statue of the Father of Nation in the precincts of the Parliament, the favorable inclination observed by us in Rashtrapati ji and Pradhan Mantri ji proved very encouraging. We thank them very sincerely for the support and advice pursued and received in this respect by us. The Minister for Urban Development and her colleagues and officers in the Ministry and CPWD were greatly helpful to us in arriving at the decision to install the statue. It is no exaggeration to say that without her cooperation and that of her colleagues and officers of the Parliament, would not have been possible to put up the statue in the short time available. We thank them
very sincerely. The leader of the Rajya Sabha, leaders of the opposition party in the Rajya Sabha and Lok Sabha, and leaders of other opposition parties showed great understanding and extended full cooperation when the matter was brought to their notice and facilitated the installation of the statue. We thank them also very sincerely. The statue has been made by one of the very well-known artists in India, Sri Sutar. The statue is very imposing, attractive, and inspiring. We would like to congratulate him for the marvelous piece of art produced by him very, very sincerely. The portrait of Sri Lal Bahadur Shastri Ji has been donated by Lal Bahadur Shastri Trust. Sri Anil Shastri played a very significant role in this respect. We would like to thank him and other members of the trust for the donation. The portrait is painted by one of the well-known portrait artists in India, Sri Vidyabhushan Ji. The portrait is very beautiful and realistic. We would like to congratulate and thank the artist for the excellent work he has done. Today is 2nd of October, the day on which Mahatma Gandhi was born and the day on which Lal Bahadur Shastri Ji was also born. We would like to pay our most sincere homage to the memory of Mahatma Gandhi Ji and that of Lal Bahadur Shastri Ji on this solemn occasion. Today, we have the statue of Mahatma Ji and the statue of Mahatma Ji unveiled by Rashtrapati Ji, and the portrait will be unveiled by Rashtrapati Ji. This has happened not by a very well-planned design, but by a surprising coincidence, over which we do not appear to have full control, and we accept the flow of events in this respect as destined. Mahatma Gandhi Ji taught us to be true to ourselves, taught us to follow the truth, taught us to love the entire humanity, taught us the worth, value, and efficacy of nonviolence. His philosophy of life gave us confidence in ourselves, readiness to face the odds for truth, and plan for a real good life for all. The philosophy of nonviolence is the real solution to the problems of conflict and wars, which can annihilate the entire humanity. This is being realized by all, though not followed by all concerned. By remembering his approach to life of individuals and nations, the hurdles in the way towards a real and purposeful life of bliss, beauty, and truth can be overcome. Lal Bahadur Shastri Ji was a real follower of Gandhian precepts. He was simple, straightforward, gentle, and considerate, and a true representative of the common human beings of India. When required, he was as firm as Himalayas are, and did his duties with full confidence in himself, in the Jawans and Kisans of India, in fact, in all Indian people, and India's resilience and strength. He was softer than flowers and harder than steel. The mixture gave the uniqueness to his personality, which reflected in his short span of stewardship of India amply, making him real darling of the people, darling of the land, Dharti Ke Lal. By bearing in mind as to how he taught,
as to how he acted, as to how he spoke, as to how he carried the people with him, as to how he overcame the difficulties, we can lead a successful and purposeful personal and political life. When we see the statues and portraits of the great human beings, we remember them in their flesh and blood. We remember their thoughts, words, and actions, which become the beacon light in our lives. That is why in all parts of the world, we see statues, put up and portrait displays for the encouragement, guidance, and inspiration of the people. We hope and pray that the portraits in this hall and the statues outside, and especially the statue of Mahatma Gandhi ji, would keep us on the right track, encourage, guide, and inspire us to do our duties towards our nation and the world as a whole. Thank you. Respected Rashtrapati Ji, respected Uprashtrapati Ji, Honorable Speaker Sir, Honorable Members, Excellencies, ladies and gentlemen. 2nd of October is a celebrated day in our country. It's not often that two great men who have so much in common between them also share the same birth date. It is our proud privilege today to be witness to a historic event in which the nation pays its humble tribute to these great leaders through this Parliament. We honor today two great Indians, one who led us to independence and the other who showed us how to defend it. Both have adorned for long the hearts and minds of our people. Today we give to them a place of reverence in the precincts of Parliament. It will be an honor for us, members of Parliament, to work under their benign and watchful gaze. If inspired by but a fraction of the simplicity and sincerity of such leaders, we would be ennobling ourselves and adding to the dignity of our work. Mahatma Gandhi's message to us and the world is of eternal relevance. But today, as we struggle to keep the forces of communal fanaticism and hatred under check, his approach to religion is particularly significant. We have to study once again his approach to religion to understand its true meaning. People who have brought religion into disrepute by confrontation have done it a great disservice. It is Mahatma Gandhi whose ideal of religion we have chosen as the spirit of our secularism, for that is the ethos of our tradition. Shastriji will always remain a source of inspiration to the millions of poor and underprivileged people in our country. His rise from a lower middle class family of slender means to the office of Prime Minister was as much a tribute to his hard work and talent as to our democratic system. Shastriji's success in life was a triumph of devotion to work and of earnest endeavor. His humility was legendary, his sincerity transparent. He was a Prime Minister in whom every Indian saw a reflection of his own persona. He not only represented them, but the ethos of our culture, erudite, gentle, tolerant, and conscientious. These are values we would need in abundant measure today, values which made our country great in the past and which we should preserve and promote, for in them lies our salvation. Sri Lal Bahadur Shastri was a close associate of Panditji and earned his respect and admiration by his selfless devotion to work. He imbibed the teachings of Gandhiji by unfailing adherence to them in his daily life.
There is a very interesting episode in his life that reveals the Gandhian spirit of his character. In 1927, when he was getting married, he refused to accept as dowry anything more than a spinning wheel and a little yarn. Public life to both Gandhiji and Shastriji was merely a means to a noble end. Gandhiji never aspired for any political office. Shastriji's resignation after the railway accident in 1956 remains to this day the touchstone of accountability in public office. His inspired leadership during the brief and extremely difficult period of his prime ministership saw the rise of a vibrant nationhood that united the people in courage and sacrifice. Whether in office or outside, Shastriji's enthusiasm for public service never waned. At this grave hour, when a terrible natural calamity has befallen the country, we look to the humanism and these great leaders and draw inspiration so that each one of us can contribute his or her might to provide succor to the unfortunate victims of the earthquake. The spirit of public service that Mahatma Gandhi taught us must once again permeate our actions to help us tide over this tragedy. Government's efforts alone can never suffice in such a situation. We all have to join hands in this endeavor. The profound mantras of Ishwar Allah Tere Naam and Jai Jawan Jai Kisan given by these two leaders are the essence of a strong and stable India. I hope the presence of this statue and portrait of such men and leaders in our midst will serve as a constant source of inspiration and encouragement to all of us and a reminder of their teachings. Thank you. Respected Rashtrapati Ji, Honorable Prime Minister, Honorable Speaker, Gyani Zail Singh Ji, Honorable Ministers, Honorable Members of Parliament. The President of India has just unveiled a statue of Mahatma Gandhi in front of the Parliament House. It is a tribute by the representatives of the people of India to the father of the nation on his birthday. This morning, the President of India will also unveil a portrait of Lal Bahadur Shastriji in the Central Hall of Parliament. Mahatma Gandhi had said that his ambition was to wipe every tear from every eye. Our hearts go out on this occasion to the people of Maharashtra who are right now groaning under the tragedy of a natural calamity. Both Gandhiji and Shastriji had devoted their lives to the service of the people and to the relief of human suffering. We in India today need the courage and spirit of self-sacrifice that Gandhiji had shown in the struggle for our independence. Gandhiji had pitted his iron will, his soul force as he called it, against the might of an empire. He told a weak and unarmed nation, and I quote, "A nation of 350 million people does not need the dagger or the assassin. It does not need the poison bolt, the spear or the bullet. It needs simply a will of its own to say no." Quotation ends. India has changed a great deal since those days and is stronger today. But the strength of the nation still lies in the power of the people, now over 850 million. In the new world that is emerging, in which the pulls and pressures of superior force are as much a reality as global cooperation, it is necessary for us to regenerate that indomitable will of the people that Gandhiji symbolized. It was such courage and willpower that Shastriji displayed in 1965 when the territorial integrity of the country was threatened from outside.
The humble man of peace that he was, Shastriji rose to the challenge and gave a decisive rebuff to the aggressor. Today, while paying homage to Gandhiji, it is a humble man, the common man of India, that comes uppermost in one's mind. Gandhiji had derived inspiration and strength from him. He once said, and I quote, "In the case of an Indian villager, an age-old culture is hidden under an incrustation of crudeness. Take away the incrustation, remove his illiteracy, and you have the finest specimen of what a cultured, cultivated, free citizen should be." Quotation ends. It is to the task of making finest citizens out of our ordinary people that he devoted his entire life. Whatever can be useful to the starving millions, he said, is beautiful to my mind. Let us give today first the vital things of life, and all the graces and ornaments of life will follow. Quotation ends. There is hardly any case of a leader in history who, in the thick of a struggle, formulated and implemented, with no instruments of state power in his hands, a constructive program for the upliftment of the masses. What it shows is that when we have the power of the state beside us, individuals, groups, and parties can do a great deal for national development and relief of poverty and suffering in our country. Lal Bahadur Shastriji, on becoming Prime Minister, animated by Gandhian spirit, declared that his immediate priorities would be those affecting the common man, namely food, shelter, medical care, and work. In the critical war situation in 1965, with a stroke of practical genius, he integrated the urgent defense needs of the country with the needs of the Kisan. He declared that, and I quote, "Farms to strengthen arms must be our motto and our watchword." And through his magical slogan, Jai Jawan, Jai Kisan, he provided a rallying point for the nation. When the war was won, he said, "We have to fight for peace with the same courage and determination as we fought against aggression." It was in the spirit of peace that he concluded the Tashkent Agreement, as Srimati Indira Gandhi much later signed the Shimla Agreement after a famous victory. We owe it to Shastriji and to Indiraji that the sacrifices of war and the gains of peace are not rendered ineffectual under the pressure of national and international circumstances. The Buddha-like pose of the statue of Gandhiji would constantly remind us of the philosophy of non-violence that he practiced in the struggle for India's independence. In this era of nuclear power and the threat of nuclear annihilation, the philosophy and method of Gandhi are becoming increasingly relevant. Perhaps that is the only weapon available to non-nuclear nations in this age of nuclear blackmail. Non-violence is also the ultimate basis of real democracy. There will be no democracy within a state if relations among people are determined by violence, and there will be no democracy in the world if relations among nations are regulated by the use or threat of use of nuclear and other kinds of superior power. That is why Gandhiji had always held that without non-violence there can be no genuine democracy and no peace. This parliament is the temple of democracy in India. With the statue of Gandhiji in front of us in that meditating pose, it is incumbent on us to think deeply about the future of our country and also about how we as representatives of the people conduct our business and carry out our duties. Gandhiji believed profoundly in democracy. So did Lal Bahadur Shastriji. While paying homage to them on their birthday, let us strive to strengthen our democracy and serve our people. Thank you.
portrait will be unveiled. शास्त्री राष्ट्रीय स्मारक न्यास के सचिव श्री जेबी सिंह द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को जो चित्र उस समय भेंट किया गया था उसका अनावरण करने राष्ट्रपति जा रहे हैं। इसके चित्रकार हैं प्रोफेसर विद्याभूषण। लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तित्व निडर और निर्भीक था, दृढ़ प्रतिज्ञ और अत्यंत साहसपूर्ण। अनावरण का समय आ पहुंचा। लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार के सदस्य, उनके पुत्र अनिल शास्त्री, चित्रकार प्रोफेसर विद्या और अनावरण बहुत ही सुंदर चित्र, उनकी पारंपरिक वेशभूषा और बहुत ही दृढ़ निश्चय जो छलकता है। शास्त्री जी provided inspiring leadership to his compatriots during the independence movement and also in the dark days of national peril in 1962. Thereafter, when he became Prime Minister in 1965. 1965 का युद्ध जीतने के बाद जब ताशकंद समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी जा रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि शास्त्री जी आपका कद इतना छोटा है, 5 फीट 3 इंच, और जनरल अयूब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जिनसे आप बात करेंगे वो बड़े लंबे कद के हैं, फिर आप कैसे उनसे बात करेंगे। शास्त्री जी युद्ध जीत चुके थे और उन्होंने कहा गंभीर भाव में कि जनरल अयूब सर झुका कर बात करेंगे और मैं सर उठा कर बात करूंगा। ये थी उनकी निर्भीकता और साथ ही साथ उनका हास्य। The Secretariat of the Parliament has produced a book, Lal Bahadur Shastri Ji and the Parliament. May I request respected Rashtrapati Ji to release it, please. Sri Ram Sutar and Sri Vidyabhushan Ji will be honored with shawls by respected Rashtrapati.
May I request Rashtrapati ji to address the congregation, please. माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष, माननीय प्रधानमंत्री, स्वतंत्रता सेनानियों, सांसदों, पूर्व सांसदों, उपस्थित देवियों और सज्जनों, I hope people will excuse me, but I think speaking on this occasion of unveiling of Bapu's statue and the portrait of Shastri ji here, it is but proper that I speak in the language which was made, who played a very large part in giving Hindi its proper place. संसद भवन के प्रांगण में बापू की प्रतिमा तथा संसद के केंद्रीय कक्ष में लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र का अनावरण करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं बापू की मूर्ति तथा शास्त्री जी का चित्र संसद में लगाने का स्वागत करता हूं तथा इसके लिए संबंधित व्यक्तियों को अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। मैंने अभी संसद में लाल बहादुर शास्त्री एंड पार्लियामेंट पुस्तक का लोकार्पण किया। मैं इस कार्य की प्रशंसा करता हूं। साथ ही आज सम्मानित दोनों कलाकारों को अपनी बधाई देता हूं। आज बापू तथा उनके मार्ग पर चलने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि है। ये हमारे देश के ऐतिहासिक चिंतन तथा उदात्त संस्कृति की विश्व को महान देन है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं इलाहाबाद में विद्यार्थी के रूप में कैश पाटिल यूनिवर्सिटी कॉलेज में रहता था, तब बापू आनंद भवन से निकलकर मेरे हॉस्टल के सामने से गुजरते थे। मैं भी उनके पीछे पीछे चलता था, लेकिन वो इतने तेज चलते थे कि उस उम्र में उनके पीछे चलने में मेरी सांस फूल जाती थी। मैंने अनुभव किया है कि सचमुच उनके आदर्शों पर चलना कितना कठिन काम है, लेकिन इन आदर्शों पर चले बिना सुनहरे भारत के लिए, भारत के सुनहरे भविष्य तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं। बापू ने अपने जीवन कार्य और व्यवहार तथा हमारे देश के सामने सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम और सहिष्णुता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने सादा जीवन जिया, देश की आम जनता से जुड़कर तथा उनकी सेवा के प्रति स्वयं को समर्पित करके उन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को एक जन आंदोलन बना दिया था। वे अपने सिद्धांतों के प्रति कटिबद्ध होकर संपूर्ण समर्पण की भावना से कर्म करने वाले गीता के निष्काम योगी थे। बापू की मान्यता थी कि ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधन भी पवित्र होनी चाहिए। उनका हृदय अत्यंत विशाल और उनका चिंतन अत्यंत उदार था। उनमें किसी भी प्रकार की संकीर्णता नहीं थी। वे सभी धर्मों का समान रूप से आदर करते थे। उनकी मान्यता थी ईश्वर एक ही है, उस तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं।
एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, जो ऋग्वेद में कहा है, या गीता में जो उनका प्रिय पुस्तक थी, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तथा माम भजाम्यहम्। उन्होंने 16 मार्च 1947 के हरिजन में उन्होंने लिखा था, जिस प्रकार एक पेड़ पर लाखों पत्तियां होती हैं, उसी प्रकार ईश्वर एक है और धर्म अनेक है। सच बात तो यह है कि बापू मानव धर्म के सच्चे अनुयायी थे और उनके लिए मानव सेवा ही सच्चा धर्म था। वे सेवा को सभी धर्मों का मूल मानते थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत में कहा है, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। बापू को यह श्लोक अत्यंत प्रिय था। इस श्लोक का अर्थ यह है कि न तो मुझे राज्य की इच्छा है, न स्वर्ग की, न ही मोक्ष की। मैं तो केवल दुखी प्राणियों के दुख दूर करना चाहता हूँ। बापू का प्रिय भजन था, वैष्णव जन तो तेणे कहिए, ये पीर पराई जाने रे। इसमें कोई दो मत नहीं है कि बापू ने भक्त नरसिंह के इस पद को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया और इसी के अनुकूल अंत तक मानव की सेवा में लगे रहे। इस समय अभी हमने एक प्रस्ताव पास किया, जो हमारे भाई जो अभी इस भूचाल से पीड़ित हैं उनके बारे में। मैं समझ, इसलिए मुझे लगता है कि ये बापू का भजन है, ये हम सब के लिए इस समय प्रेरणा देने वाला है। वैष्णव जन तो तेणे कहिए, ये पीर पराई जाने रे। और ये उपयुक्त है कि हम ने यहाँ पर उनके प्रति, जो हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रति श्रद्धांजलि दी, और जो दूसरे हैं उनको मैं समझता हूँ किस प्रकार हमने साहस दिया। बापू ने इस प्रकार की भूचाल से आप आई हुई विपत्तियों के समय बराबर उन्होंने उसमें दिलचस्पी ली। शुरू में ही उन्होंने 1902 में भूचाल पीड़ितों के लिए एक कोष स्थापित किया, बाद में भी बराबर किया। लेकिन वो एक बात उन्होंने बड़ी विशेष कही है। उन्होंने कहा कि केवल उनको धन, आर्थिक मदद देना का बड़ा अर्थ नहीं है। उनको ढाढ़स मिलेगा अगर उनको ये ज्ञात हो कि पूरे देश उनके साथ है, हर व्यक्ति उनके साथ है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, हम उन तक ये संदेश पहुँचा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके इस कष्ट में हम सब आपके साथ हैं, हमारी आत्मा आपके साथ है। बापू ने ये बात स्पष्ट रूप से कही थी कि लोगों के कार्य की कसौटी यही होना चाहिए कि उससे दूर दराज के गांवों में रहने वाले सबसे गरीब आदमी को कितना फायदा पहुंच सकता है। यही मूल मंत्र जवाहरलाल जी को उन्होंने चिट्ठी में लिख कर दिया था। अपनी शहादत के केवल 12 दिन पहले 18 जनवरी 1948 को उन्होंने हरिजन में लिखा था, भारत में सच्ची लोकतंत्र की इकाई गांव है। इसमें प्रत्येक गांव के गरीब लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। बापू केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि वो जो कुछ कहते थे उसे स्वयं करते थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा है
परोपदेशे पांडित्यम सर्वेषां सुकर्मण या परोपदेश कुशल बहु तेरे जे आचरहि ते न घनेरे। वो स्वयं करते थे, कोई अंतर नहीं होता था, इसलिए उनकी बात में वजन होता था और सब लोग उनके पीछे चल पड़ते थे। उनकी मैंने तो बहुत अवसर मिला, सुना, भाषण भी सुने। हिसाब लगाया जाए तो जो आज के मापदंड हैं उनसे शायद लोग कहेंगे कि उनकी भाषा प्रांजल नहीं थी, उसमें व्याकरण की गलतियां होती थी। लोग ये भी कहेंगे कि उसमें उच्चारण की गलतियां होती थी। उनके भाषण का जोर क्या था? उनकी सीधी सादी बोली में उनका हृदय बोलता था। क्योंकि उनका हृदय बोलता था, लोग उनके पीछे चल पड़ते थे। और ऐसा चले कि इतनी बड़ी शक्ति को हमने देश से अहिंसा के जोर पर निकाल दिया। बापू ने देश के गांवों तथा तिरस्कृत, पद दलित एवं शोषितों के लिए जो कुछ कहा उसे किया भी। मैं इस संदर्भ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सन 1931 में कराची अधिवेशन में प्रस्तुत किए गए मानवाधिकार संबंधी प्रस्ताव को याद दिलाना चाहता हूँ। उस प्रस्ताव में स्वतंत्रता प्राप्त होने पर मानव की गरिमा की रक्षा, समानता, सामाजिक न्याय, सर्वधर्म सम्मान, प्राथमिक शिक्षा, बच्चे, श्रमिक एवं किसानों के हित, महिला अधिकार तथा अल्पसंख्यकों की संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा की प्रतिज्ञा की गई थी। मौलिक अधिकार संबंधी यह प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए बापू ने 31 मार्च 1931 को कहा था, 62 वर्ष पहले। इस प्रस्ताव को पारित करते समय, उन्हीं के शब्दों में, इस प्रस्ताव को पारित करते समय हम अपने लोगों को और विश्व के सामने ये स्पष्ट करते हैं कि हम उस समय क्या करेंगे जब सत्ता में आएंगे। ये उनका वचन था हमारे गांव की गरीब जनता के लिए, हम सब की ओर से। हमें सोचना है, वो मूर्ति हमें याद दिलाएगी, क्या सचमुच हमने हमारी ओर से, जो बापू ने भारत की गरीब, पिछड़ी, दूर दराज गांव में रहने वाली जनता है, जो वचन दिया था आज़ादी के बाद करने का, उसकी तरफ हम स्वयं अपना कितना कर रहे हैं, अपना हमारा उस तरफ कितना हिस्सा है। ये राष्ट्र को हमारे नेताओं द्वारा दिया गया वचन है, जिसे हम सबको पूरा करना है। हालांकि ये मैं नहीं कहता, मैं मानता हूँ कि इस बारे में बहुत कुछ किया गया है, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि अभी बहुत बहुत अधिक करना बाकी है। बापू लोकतंत्र को एक राजनीतिक व्यवस्था से अधिक एक संस्कृति, सोचने का एक तरीका तथा काम करने की एक पद्धति मानते थे। उनके लिए लोकतंत्र का अर्थ था गांव का विकास, गरीबों का उत्थान तथा सहयोग और सहिष्णुता की भावना। द आर्ट ऑफ लिविंग की पृष्ठ 162 पर उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था, मैं उनके शब्दों में, यदि हम जन जन में लोकतंत्र की सच्ची आत्मा का संचार करना चाहते हैं तो हम असहिष्णु होना बर्दाश्त नहीं कर सकते। अहिष्णुता अपने आप में एक प्रकार की अहिंसा है और ये सच्ची लोकतांत्रिक आत्मा के विकास में बाधक है।
उद्धरण समाप्त। यही बात उन्होंने कराची अधिवेशन में कही थी। हमें लोगों में सहिष्णुता की भावना भरनी। बापू अपने सिद्धांतों पर अटल थे। उन्होंने माई फिलॉसफी ऑफ लाइफ के पृष्ठ 52 पर लिखा है, कुछ आंतरिक सिद्धांत होते हैं जिन पर समझौता नहीं होता, तथा व्यक्ति को उन सिद्धांतों पर चलने के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उद्धरण समाप्त। बापू का जीवन हमें बताता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई, वे अपने सिद्धांत से कभी नहीं हटे। मुझे विश्वास है कि हमारे देश के जनप्रतिनिधि जब लोगों की आकांक्षाओं को लेकर इस संसद भवन में प्रवेश करेंगे तो बापू की यह प्रतिमा उन्हें गरीबों की सेवा, सहिष्णुता, साधनों की पवित्रता तथा सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का संदेश देगी। ये एक सुखद संयोग है कि आज शास्त्री जी की भी जन्मतिथि है। शास्त्री जी इसको छुपाते भी थे। उन्होंने पंडित जी से एक बार कहा था, बापू की जन्मतिथि मनाने में सबकी जन्मतिथि मनती है। इस अवसर पर संसद के इस ऐतिहासिक कक्ष में, जहां हमारे देश के चोटी के नेताओं तथा मार्गदर्शकों के चित्र लगे हुए हैं, यह बहुत उचित है यहाँ शास्त्री जी का भी चित्र लगाया जाए और लगाया गया है। बापू ने अपने समय में जिन करोड़ों लोगों को प्रभावित किया था, उनमें शास्त्री जी प्रमुख लोगों में थे। शास्त्री जी ने अपने ऊपर बापू के प्रभाव को स्वीकार करते हुए 4 नवंबर 1964 विजयवाड़ा में गांधी स्तूप की आधारशिला रखते हुए कहा था। शास्त्री जी के शब्दों में, मैं अपने युवा काल से ही गांधी जी के विचारों और उनके जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित था। वे केवल एक इंसान या व्यक्तित्व भी पर नहीं थे, बल्कि वे एक विचार बन गए थे। मुझे वे दिन याद हैं जब हम गांधी जी को सुनते थे और अपने अंदर ऐसा महसूस करते थे कि मानो हम पवित्र हो गए। उद्धरण समाप्त। इसमें कोई दो राय नहीं कि शास्त्री जी ने बापू के आदर्शों का पूरी तरह अनुसरण किया। जब वे केवल 17 वर्ष के थे, तभी उन्होंने बापू के आह्वान पर अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। गांधी जी के विचारों के अनुरूप ही शास्त्री जी ने ग्राम्य विकास का संकल्प लिया। उन्होंने किसानों की बेहतरी के लिए काम किया तथा अपने आप को पीड़ित, तिरस्कृत एवं दलितों की सेवा में लगाया। मुझे शास्त्री जी को निकट से जानने का सौभाग्य मिला था। बापू की तरह उनमें सादगी, सहजता, सरलता तथा उत्कृष्ट राष्ट्र प्रेम और देश के प्रति आत्मसमर्पण की भावना मेरे लिए अविस्मरणीय है। वे हमारे देश की आम जनता के प्रतीक थे तथा हमारे जीवन दर्शन के उच्च मूल्यों के प्रतीक थे। जहाँ तक मैंने शास्त्री जी को समझा है, मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सादा जीवन, उच्च विचार तथा देश के प्रति संपूर्ण समर्पण की भावना उनके जीवन का मूल मंत्र था। उनमें चट्टान की तरह दृढ़ता थी तथा पवित्र पर्वत की तरह अपने सिद्धांतों के प्रति वे अटल रहते थे। उनमें एक विलक्षण राजनैतिक सूझबूझ थी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे स्वयं को संतुलित रखना तथा सामने वालों को भी संतुलन का भाव पैदा कर देना उनके व्यक्तित्व की अद्भुत विशेषता थी। जो अपने को जन सेवा में लुटाते हैं, वे ही इतिहास के निर्मम प्रवाह में टिके रहते हैं।
बापू एवं शास्त्री जी स्वयं को लुटाने वाले लोगों में थे। वे ऐसे लोगों में थे जो स्वयं को खोने में ही स्वयं को पाने का आनंद पाते थे, इसलिए वे अत्यंत विनम्र थे। अहंकार तो शास्त्री जी को छू तक नहीं पाया। बचपन में गुरु नानक देव के एक दोहे ने शास्त्री जी को बहुत प्रभावित किया था और वे जीवन भर इसके अनुकूल बने भी रहे। वह दोहा था, नानक नन्हे हुई रहें जैसे नन्ही दूब, और रूख सब सूखी हैं दूब रहेगी दूब। वे गीता के कर्मयोगी की तरह थे, जिसकी केवल कर्म के प्रति अडिग आस्था रहती है और जो फल की तनिक भी चिंता नहीं करता। वे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, केंद्र में विभिन्न पदों पर रहे, वहाँ अपनी दक्षता की छाप भी छोड़ी, किंतु पदों के प्रति हमेशा अनासक्त रहे। कामराज योजना में उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री के पद से तुरंत त्यागपत्र दे दिया था। सन 1956 में अलियालूर में हुई रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनके द्वारा दिए गए त्यागपत्र ने देश को सुखद आश्चर्य से भर दिया था। इसे मैं उनके नैतिक साहस तथा अनासक्त भाव का प्रमाण मानता हूँ। उनके इस कार्य से हमारे जनप्रतिनिधियों का कद बढ़ा था और उनमें एक गंभीर दायित्व बोध भी पैदा हुआ था। ये बात उल्लेखनीय है कि शास्त्री जी एक सामान्य से परिवार में पैदा होकर अपनी मेहनत, ईमानदारी, त्याग, सेवा की भावना, दृढ़ निश्चय तथा आत्मविश्वास के बल पर प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। इस प्रकार मुझे वे हमारे देश की भविष्य की पीढ़ी की आस्था के सर्वोत्तम आलंबन मालूम पड़ते हैं। यह आस्था है हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति तथा सदियों से चले आ रहे त्याग और सेवा की भावना के प्रति। बापू के आदर्शों का अनुसरण करने के कारण शास्त्री जी में त्याग और सेवा की भावना कितनी स्वाभाविक और गहरे रूप में बैठी हुई थी, इसके लिए मैं आप लोगों के सामने 15 अगस्त 1964 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उनके द्वारा कहा गया एक वाक्य रखना चाहूँगा। उन्होंने बड़े सहज रूप में कहा था, शास्त्री जी के शब्दों में, मैं चाहता हूँ कि हर एक शहर का रहने वाला, हर एक गांव का रहने वाला अपने पड़ोसी को देखे कि कहाँ मुसीबत है, कौन तकलीफ उठा रहा है, और अगर हमें अपने खाने में कुछ कमी करके भी दूसरे को देना पड़े तो उसके लिए तैयार रहना ज़रूरी है। उद्धरण समाप्त। ये बापू की बोली लगती है। वे आज़ादी की लड़ाई के निर्भीक सिपाही थे। उन्होंने सन 1933 के नमक कानून तोड़ो आंदोलन तथा सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जेल गए। इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए थे। अपनी कर्मठता के कारण वे देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग तथा गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभाले और उन पर अपनी प्रशासकीय दक्षता की छाप छोड़ी। इस रूप में शास्त्री जी की 2 बातें मुझे महत्वपूर्ण लगीं। पहले तो यह कि उन्होंने अपनी नीतियों में देश के आम लोगों के हित को प्राथमिकता दी। दूसरी यह कि वे अपने व्यक्तिगत स्पर्श द्वारा अपने मंत्रालय में एक गतिशीलता पैदा कर देते थे। अपने मंत्रालय के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक तथा औपचारिकताओं से दूर रहता था। वो लाल फीताशाही को तोड़ देते थे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व के बारे में सन 1956 में कहा था। ये पंडित जी के शब्दों में, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ईमानदार, दृढ़ संकल्पी, शुद्ध आचारव्रती, महान परिश्रमी, ऊंचे आदर्शों में पूर्ण आस्थावान और निरंतर सजग व्यक्ति का नाम है
लाल बहादुर शास्त्री। उद्धरण समाप्त। आज जब लोकतंत्र के इस मंदिर में हमने उनका चित्र स्थापित किया है, मुझे यह ज़रूरी लगता है कि लोकतंत्र के प्रति उनके विचारों का उल्लेख करूं। 11 जून 1964 को राष्ट्र के नाम प्रसारित अपने संदेश में उन्होंने कहा था, उन्हीं के शब्दों में, लोकतंत्र जिस तरह हमारे देश में पनपा और बढ़ा, वह निश्चय ही एक बड़ी बात है। लोकतंत्र हमारे देश की पुरानी परंपरा रही। भारत सदा व्यक्ति के प्रति आदर और सम्मान की भावना से प्रेरित हुआ है। विभिन्न विचारधाराओं के रहते हुए भी सहनशीलता भारत का प्रधान गुण रहा है। मेरा विश्वास है कि यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो हमें ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिनमें से ज़्यादा से ज़्यादा मेल जोल और बातचीत कर समझौते और शांति के साधन खोजे जा सके। उद्धरण समाप्त। मैं समझता हूँ कि शास्त्री जी ने लोकतंत्र की जो ये बात कही थी, वह केवल राजनीति के क्षेत्र के लिए ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका संबंध देश के नागरिकों के आम जीवन से भी है। सही अर्थ में हमारे नेताओं को लोकतंत्र की इस आत्मा को देश के जन जन की आत्मा बनाना है। मुझे लगता है कि इस देश के विकास के रास्ते में आने वाली रुकावटें समाप्त हो सकेंगी और हमारा देश उस मंजिल तक पहुंच सकेगा जिसका सपना बापू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। इसी के अनुकूल बापू ने हमारे राष्ट्र की जनशक्ति को जागृत किया था। शास्त्री जी की भी हमारे देश की संगठित जनशक्ति पर पूरी आस्था थी। उन्होंने जय जवान जय किसान, जिसका भी चर्चा हुआ, कि अपने जोशीले नारे द्वारा राष्ट्र की शक्ति को जागृत किया था। राष्ट्रीय संकटों से निपटने के लिए उन्होंने हमेशा जनशक्ति का सहारा लिया, चाहे अनाज की कमी का संकट हो अथवा विदेश के आक्रमण के क्षण उनकी आवाज़ पर एकजुट होकर देश ने उनका पूरा साथ दिया। हमें याद रखना चाहिए कि सन 1965 में पाकिस्तान युद्ध के बाद जब वे एक विजयी प्रधानमंत्री के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बातचीत के लिए ताशकंद जा रहे थे, तब वे अपनी माता की चरण रज छू कर गए थे। इसे मैं इस रूप में लेता हूँ कि वे यहाँ हमारी संस्कृति, हमारे देश का विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर गए थे। इस महान कार्य में उन्होंने अपना जीवन का उत्सर्ग कर दिया। मैं कहना चाहूँगा कि वे शांति के लिए ही मरे। ये मेरी दृढ़ मान्यता है। मैं कहना चाहूँगा कि अपने परंपरागत जीवन दर्शन तथा बापू, पंडित नेहरू एवं शास्त्री जी द्वारा दिखाए गए रास्ते का अनुसरण करते हुए हम हमेशा ही अपने पड़ोसी देशों तथा दुनिया के अन्य देशों के साथ मित्रता और सहयोग के संबंध कायम करना चाहते हैं, उन्हें बढ़ाना चाहते हैं। यह हमारी नीति है और इसके सबूत की आवश्यकता नहीं। हमने बराबर इसको दिखाया है और हम ये भी बताना चाहते हैं, इसी में सभी राष्ट्रों का और वहाँ की जनता का हित है। वो याद रखें, विवादों से किसी को लाभ नहीं मिलता, बल्कि अंततः उससे नुकसान होता है। यह बात प्रत्येक राष्ट्र को समझना है, पड़ोसी हों हमारे या दूर के, इसको याद रखना है। बापू एवं शास्त्री जी की शहादत का यही संदेश मैं समझता हूँ विश्व के लिए, इसलिए मैंने जानबूझकर कहा था। इस देश ने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं विश्व बंधुत्व के लिए,
हमारे मन में कोई दुर्भावना दूसरे देशों के लिए नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि जैसे वो लोग थे, हम निश्चित ही बंधुत्व चाहते हैं, लेकिन हमारा बंधुत्व कमजोरी की निशानी नहीं है। समय आने पर हम दृढ़ता का भी परिचय देते हैं। रघुवंश में कहा है, वज्रादपि कठोरान मृदूनि कुसुमादपि। ये हमारे देश की प्रकृति है। हम दोस्ती के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन हम नम्र हैं। लेकिन अगर कोई ये समझे कि हमें दबाया जा सकता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस कक्ष से, उनको याद रखना चाहिए कि हमारे देश की जनता, हमारे देश के लोग, हम लोग नहीं, हमारे देश के लोग, वो दबने वाले नहीं। हमारी नम्रता को कमजोरी कोई समझने की गलती न करे, जहाँ की उसकी मुक्ति खाए। लेकिन आगे करना तो भाई मैं ये कहूँगा बड़े नम्रता के साथ, बड़ी मूर्खता। शांति और सहयोग, ये भावना हमारी सच्ची राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत है, और इसे ही हमारे लोगों को और मजबूत बनाकर राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है। मैं समझता हूँ हमारे नेताओं को याद रखते हुए राष्ट्र के विकास में अपना योगदान करना ही बापू एवं शास्त्री जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं बापू और शास्त्री जी को राष्ट्र की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद।